Welcome back to Clear Vision for UPSC. So in this video, we are going to revise economics from pillar 1. One video, one pillar. 1200 pages. This is not a crash course. This is a detailed course of economics, especially for revision for prelims 2024. Before starting with pillar 1, here is something which is very important for your preparation, especially for prelims 2024. Download all these materials from Telegram right now. And the most important materials, let me highlight for you. First of all, art and culture. Detailed, Lucent, NCERT, and other materials also added in this. IR places, ancient medieval plus Lucent notes, science and tech PT 365 short notes, polity PT 365 short notes, all subject highlighted PT 365. IR PT 365 highlighted, Indian geography with high quality map, PYQ based notes, all environment notes with national and international laws, economics index PCB 10, elimination techniques PDFs, physical geography plus PYQ based notes, economics PCB 10 full highlighted material. और ये जिससे हम प्रिपरेशन करेंगे, जो पर्टिकुलर इंडेक्स से मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है. जाके इसको डाउनलोड करके मेरे साथ रिवीजन करना स्टार्ट करो. दिस इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग वीडियो जो आप आज करने जा रहे हो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग. बट सम एक्सपेक्टेशंस, आप अपना पूरा फोकस इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में लगाओगे. डायरेक्ट फोकस आपका इकोनॉमिक्स में होना चाहिए. इस वक्त आप कुछ और नहीं सोचोगे, सिर्फ इकोनॉमिक्स. आप आंसर्स दोगे, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप आंसर अपने माइंड में करोगे, एक्टिव रिकॉल करोगे, जिससे आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी. क्योंकि 2024 का प्रीलिम्स 16 जून को है, इसलिए ये रिवीजन अभी हो रहा है कि आपको ये सब कुछ याद रहे. आपके जो भी डाउट्स होंगे आप नीचे कमेंट करोगे और उन डाउट्स को लिखोगे. बाद में मैं सारे डाउट्स को कंपाइल करके एक साथ किसी वीडियो में सारे डाउट्स को एड्रेस कर दूंगा. यू कैन एक्सपेक्ट फॉलोइंग थिंग्स. क्या? 90% एक्यूरेसी इन इकोनॉमिक्स. Yes, 90%. This is a huge claim, I know, but yes, 90% accuracy in economics. Almost everything in your mind after this video. 20 out of 18 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे आपके इकोनॉमिक्स में, अगर आप इसको अच्छे से करते हो और समझ जाते हो. बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना आपको, 1200 पेजेस कैसे याद होंगे, कैसे करेंगे. आज के बाद ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी. PT 365 भी कवर्ड है. जिनको लगता है कि विन 24 की जो सीरीज़ है वो वाली कवर होनी चाहिए, वो भी इसमें कवर्ड है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ पिलर 1. सो दिस इज़ द इंडेक्स. और हम इंडेक्स से ही पढ़ेंगे, और जैसे ही हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा हम डायरेक्ट अपने मेन मटेरियल पे जाएंगे, उसको देखकर वापस आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पिलर 1. जो चीज़ें मैंने कट कर रखी है, जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो लिटरली इंपॉर्टेंट नहीं है. आप सिर्फ वो पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट विद मनी फंक्शन. व्हाट इज मनी? फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? STD. व्हाट इज दिस? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. नो. स्टोर करते हैं हम पैसे को, कहीं ट्रांसफर करते हैं. डिफर्ड पेमेंट्स, कई और तरीके के लिए हम पैसे को रखते हैं. बस. एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर PT स्पेशली. ये सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए था. नाउ मनी एवोल्यूशन एंड टाइप्स. मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, आपको एक क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए. ये वाली क्रोनोलॉजी कैसे याद रहेगी? पहले कमोडिटी मनी आया, फिर मेटेलिक मनी आया, फिर मेटेलिक मनी में फुल बॉडीड कॉइन वर्सेस टोकन कॉइन्स देखे गए, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है या नहीं होती, पेपर मनी, लीगल टेंडर. ठीक है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. कमोडिटी मनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है या नहीं? आंसर है यस, होती है. आई होप आपको कमोडिटी मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है पता हो. लेकिन अगर ये 5 रुपये का सिक्का है हमारे पास, ठीक है, तो पहले क्या होती थी, कुछ कंपनियां क्या करती थी, हमारे 5 रुपीज़ के कॉइन को वो लोग मेल्ट करके 10 ब्लेड्स बना लेते थे. ब्लेड्स, ठीक है. और ये 10 ब्लेड्स की कीमत 10 रुपये थी. तो 5 रुपये से उनको 5 रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा था. तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा थी. तो पहले के ज़माने में जब सिल्वर के कॉइन्स होते थे, अगर उन पर 1 लिखा हुआ है तो उसकी कीमत 1 रुपये नहीं, लोग सिल्वर को मेल्ट करके उसको 10-15 रुपये में बेच देते थे. दैट्स हाउ इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ज़्यादा थी. मेटेलिक मनी, उसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. मेटेलिक मनी में फुल बॉडीड वर्सेस टोकन कॉइन्स. फुल बॉडीड और टोकन कॉइन्स को समझने के लिए सिर्फ एक चीज़ समझ जाओ कि जो टोकन कॉइन्स होते हैं, हमारा कॉइनेज एक्ट 2011 प्रोहिबिट करता है मेल्टिंग ऑफ कॉइन. कि अगर हमारे इंडिया के 5, 1, 2 ये भी जो भी सिक्के होते हैं, आप इनको मेल्ट नहीं कर सकते हो. और ये कौन रोकता है हमें? कॉइनेज एक्ट 2011. ठीक है. नाउ पेपर मनी. अब पेपर मनी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी है? क्या आपके पास जो 500 का नोट है, अगर मैं उसको
3-4 उसके टुकड़े कर दूँ और मैं उसको सेल करने जाऊँ, क्या वो बिकेगा? क्या उसकी कोई कीमत रह जाएगी? नो। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज लीगल टेंडर। लेकिन लीगल टेंडर समझने से पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज फियात मनी। अपना कमेंट सेक्शन ऑन रखो पढ़ते वक्त, जहां पे मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन फियात मनी क्या है। अगर आपको सच में लगता है ना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लायक हो, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है ना आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो, आंसर करो सारे यहीं पे अभी के अभी, आपको पता लग जाएगा आप कितने लायक हो। दैट्स हाउ यू नो कि आप प्रीलिम्स 2024 निकालोगे या नहीं। ठीक है, फियात मनी क्या होता है आप कमेंट करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं अब कंटिन्यू करता हूँ पढ़ाना। फियात मनी बेसिकली होता है इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी नोट्स, वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन विच कैन मेजर एंड साइमल्टेनियसली। इट मस्ट बी इशूड ऑर्डर ऑफ किंग, क्वीन, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। तो फियात मनी बेसिकली वही होता है कि जो या तो फिजिकल, जिसका अस्तित्व हो, मतलब आप अगर माइंड में भी सोचो हाँ वो है, कुछ भी हो सकता है, वो क्रिप्टो कॉइन भी हो सकता है, फिजिकल करेंसी हाथ में भी हो सकता है, आपके बैंक में भी हो सकता है, वो एक तो उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। दूसरा, वो फियात मनी तब बनेगा, वो फियात कब बनेगा, वो फियात तब बनेगा जब उसको कोई किंग, क्वीन या गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक उसको इशू करता है मार्केट में कि भाई हमने इसे निकाला है अपने देश में चलाने के लिए, तो वो बन जाता है फियात मनी। बट लीगल टेंडर कब बनता है? जब वो फियात मनी हो, ठीक है, बट लीगली वैलिड फॉर ऑल डेट्स। डेट्स का मतलब यहाँ पे है कि कोर्ट में भी आप उसको दे सकते हो, किसी को भी आप दे सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा उसको लेने से। बट फियात मनी हमारे जो पहले आपको याद हो 500 रुपीज़ के जो नोट्स थे 1000 के, दैट इज़ अ फियात मनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक तो वो उनकी एग्जिस्टेंस है पहली, दूसरा उनको गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने जारी कर रखा था, तो ये फियात मनी तो है, बट ये लीगल टेंडर नहीं है। आप इनको कोर्ट में अब नहीं दे सकते, ये कहीं भी पेट्रोल पंप पे कहीं भी इनको नहीं दे सकते, तो इनका लीगल टेंडर था वो तो चला गया, बट ये फियात मनी है। ठीक है ना। आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया था, ब्लाइंड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स, मनी ऐप नाम था उसका। मनी ऐप कांट डिटेक्ट काउंटर फिटिंग। इतना याद रखना है, जो मनी ऐप है ना, इससे जाली नोट है या असली नोट है इसको पता नहीं लगा पाता था। अब यहाँ भी ये है डीमोनेटाइजेशन ऑफ फियात मनी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मत पढ़ना, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे उनको पढ़ लेते। MICR 9 डिजिट कोड होता है, आयरन ऑक्साइड इंक यूज होती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, बैंक मनी में, डिपॉजिट मनी में पढ़ते हैं पेपर ऑर्डर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट। अब चेक क्या होता है? चेक में 3 लोग होते हैं, ड्रॉवर, सेंडर। एक होता है ड्रॉवर जो सेंड करता है, ड्रॉवी जिस बैंक में जाता है, पे जो रिसीव करता है। ठीक है, ठीक है, नाउ ये आपको पता चल गया। अब एक होता है चेक के कई तरीके से होते हैं, एक होता है पोस्ट डेटेड, एक होता है स्टिल नॉट विथड्रॉन इन 3 मंथ्स। एक पे तो ये होता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे आप निकाल सकते हो, और एक होता है इस पर कोई डेट मेंशन नहीं होती, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको उसको करवाना पड़ता है। ठीक है, ना व्हाट इज DD एंड ओवरड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट में आपके बैंक में पैसे होना ज़रूरी है, तब आप डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, यहाँ पे पैसे हैं, आप गए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपने बोला, आपने ऐसे DD जारी कर दिया, आपने अपने बैंक से बोला कि 10,000 रुपये की मेरे को पर्ची काट के दे दो मेरे अकाउंट की, ये आप इनको देखो, ये अपने आप यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, यू गेट DD। ओवरड्राफ्ट में आपके पास पैसे नहीं होते हैं, यहाँ आपको लोन की तरह पैसा मिलता है। तो याद रखो, ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म टाइप लोन। ठीक है, ओके। नो चेक जो है वो NPCI का चेक ट्रंकेशन सिस्टम यूज़ करता है, मतलब चलाता है। NPCI ने एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम चलाता है, उसी के थ्रू ये वर्क करता है। IFSC क्या है? जो हमारे बैंक में लिखा होता है IFSC कोड, वो एक 11 अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। ठीक है, नो CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम, ये क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, बैंकिंग सॉफ्टवेयर विद वेब प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट एंड ब्रांचलेस बैंकिंग। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बैंकों का एक ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप अपने सारे काम कर सकते हो, कि पासबुक अब कितने पैसे आपके में आए हैं, गए हैं, कितने पैसे आप में बचे हैं, ये सारी चीज़ें आप बहुत सी जानकारी ले सकते हो। नो ये NGT के इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इससे बता नहीं रहा हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको समझ लोगे ना, दैट इज़ इनफ फॉर यू, 100% वो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, ठीक है। नो LPSS लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम टू प्रोवाइड टेम्परेरी सॉल्यूशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये LPSS क्या है कि अगर जो भी आप UPI, जो भी बैंकिंग चीज़ें आप यूज़ करते हो, अगर ये का काम ना करे, तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त की, ये आपके लिए काम आए। NPCI क्या है? बस इतना याद रखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि UPI, अब यहाँ पे तो बताओ UPI पुश पुल ट्रांजेक्शन। अच्छा, पुश होता है जब आपका मन करता है तब आप अपना फ़ोन रिचार्ज करते हो, बट पुल ट्रांजेक्शन क्या होता है? आपने ऑटोमेटिक मोड पे लगा रखा है पेटीएम में
कि जैसे ही मेरा रिचार्ज खत्म होगा आप रिचार्ज कर देना खुद ही, तो उसे कहते हैं पुल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो वही एनपीसीआई ने यूपीआई में एक और एडिशन किया था 1 2 3 पे 4 फीचर्स फ़ोन, कि आप अपने फीचर फ़ोन का मतलब होता है वो जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं उनका यूज़ करके आप यूपीआई का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो 2023 का है वो कहता है कि हमारी कंट्री में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, स्टडीली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट, यूजर्स एड मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू हिज यूपीआई लाइट वॉलेट। आई होप आपको समझ आ गया है। फिर यूपीआई ने क्या किया, यूपीआई लाइट ने बेसिकली एनएफसी का यूज़ किया, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये वाली जो टेक्नोलॉजी की यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछी गई है, जहाँ पे ऑफलाइन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस, मोर फास्टर, एरर फ्री। यहाँ वर्ड है एरर फ्री। फिर आए कन्वर्जेशनल पेमेंट्स एंड यूपीआई वॉइस कमांड पे, जैसे जो ब्लाइंड लोग हैं वो कैसे पे कर सकते हैं आप, उन्होंने बस अपने आवाज़ से बोला कि 500 पे कर दो तो 500 पे हो जाएगा। ठीक है, अब एनपीसीआई का एक और सिस्टम है यूपीआई भीम फुल फॉर्म। भीम की फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, एंड फुल फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इसमें कोई कार्ड इन्वॉल्व नहीं होता और इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। अब ये 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है ये मत जानो, बस ये जान लो इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। एनपीसीआई रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे वर्क्स इन 3 चैनल्स। अब जो ये रुपे कार्ड होता है, जो आपका डेबिट कार्ड होता है, बेसिकली वो कैसे काम करते हैं, एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस और पोर्टल्स, 3 जगह काम करता है। ये एटीएम में आप उसको लगा के पैसे निकाल सकते हो। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस एक मशीन होती है ना, जब आप जाते हो आप कपड़े खरीदते हो, आपको एक मशीन पकड़ाते हो, उस पर आप कार्ड लगाते हो। और तीसरा पोर्टल, वेब पोर्टल पे जाके वहाँ रजिस्टर करके भी पैसे का यूज़ कर सकते हो। ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन है, इन सब में आपको कुछ ज़्यादा जानने की नीड नहीं है। यहाँ पे ये जानने की नीड है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ई रुपी बाय एनपीसीआई। सबसे पहले ई रुपी किसने निकाला है, एनपीसीआई ने। एसएमएस क्यूआर बेस्ड प्रीपेड कैशलेस, याद रखना प्रीपेड पहले से पेड होता है, कैशलेस होता है, कोड कैन बी मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं अनटिल अमाउंट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, जब तक कि अमाउंट पूरी तरीके से आप एग्जॉस्ट ना कर लो। ठीक है, तो ई रुपये बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक्स है, इनको एक स्कूल बैग लेना था। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको ये सब्सिडी दी, इनके पास एक कोड भेज दिया कि जाओ ये कोड शूज़ वाले की शॉप पे दिखाओ, वो अपने आप कर देगा। तो ये जैसे 5000 इनको दी गवर्नमेंट ने, तब ये जाके इसको कैश करवा सकते हैं। ये इस तरीके का एसएमएस क्यूआर बेस्ड प्रीपेड कैशलेस ई रुपी है। मुद्दा ये है कि इसके लिए आपको बैंक अकाउंट की नीड नहीं है। ठीक है, याद रखें ये चीज़। क्यूआर कोड्स कंपलसरी टू इम्प्लीमेंट यूपीआई भारत क्यूआर फ्रॉम 2022, बस इतनी सी न्यूज़ काफ़ी है। ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिक मनी। ठीक है, याद रखना क्रेडिट और डेबिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। व्हाट इज कार्ड टोकनाइजेशन, तो बेसिकली याद रखना जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, वहाँ पे आप अपना कार्ड ऐड करते हो। ठीक है, अब आप जब भी जाते हो आपको अपना कार्ड ऐड करना होता है, या फिर वो कहते हैं कि हम आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। क्या होता था ना, पहले उस स्क्रीन को ना अगर कोई एक्सेस कर ले, कोई हैक वैक कर ले, तो हमारे सारे पैसे लूट सकते थे। ठीक है, इस वजह से आरबीआई ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे देश ने एनपीसीआई बेसिकली ने क्या किया, टोकनाइजेशन लेकर आए। टोकनाइजेशन क्या होता है, आप जैसी कार्ड की डिटेल डालोगे वहाँ पे वो सेव तो करेगा, लेकिन तुरंत उसको एक टोकन प्रोवाइड कर देगा। मतलब उसको ऐसे कुछ A136 ऐसा दे देगा नंबर, आपका रियल कार्ड नंबर तो गायब हो जाएगा। तो इससे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, इसको कहते हैं टोकनाइजेशन। उसके बाद आता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन कार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद एनपीसीआई BEN यूज टू बाय ट्रेन, बस टिकट एटसेट्रा। मतलब एक ऐसा कार्ड जिससे आप मेट्रो की टिकट खरीद लो, ट्रेन की टिकट खरीद लो, कहीं चले भी जाओ, उस एक कार्ड से आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, फास्टैग आपको पता ही है RFID टेक्नोलॉजी यूज करता है। जब आप टोल, जैसे आप हाईवे में जाते हो तो वहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ता है, तो ये फास्टैग अपने आप इसको कार को इसके स्कैन कर लेते हैं और आप निकल जाते हो। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, फुल फॉर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो हर एक टाइम एक फ़ीस कटती थी, एक कटती है 0.1 रुपीज़ मान लो, ये होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, इंटरचेंज फी बाय एनपीसीआई 2023 मार्च। अब देखो एटीएम और उसके टाइप में आपको बता दो, बैंक, ब्राउन, वाइट, माइक्रो, 4 तरह के एटीएम होते हैं। पहला तो बैंक ही ओन करता है, बैंक ही उसमें पैसे डालता है। दूसरा ब्राउन, बैंक का मशीन तो बैंक की है लेकिन उसमें पैसे बाहर से कोई और कंपनी डालती है। ठीक है, वाइट, प्राइवेट बैंक भी प्राइवेट किसी जैसे अंबानी साहब का है और उसमें पैसे भी अंबानी साहब डालते हैं। माइक्रो, आधार यूजिंग पैसा निकालो, आप जाते हो, आप अपना अंगूठा लगाते हो, थंब प्रेशर देते हो और आपको पैसे मिल जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी, कि कैसे गवर्नमेंट ने चाहा कि आरबीआई ने चाहा कि कैशलेस इकोनॉमी बनाते हैं। देखो
2019 में आरबीआई ने सेटअप किया नंदन नीलगिरी कमेटी। अब इतना याद आपको रखना है कि जो नंदन नीलगिरी कमेटी थी वो कैशलेस इकोनॉमी की रिगार्डिंग थी। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 500 करोड़ रुपीज प्रोवाइड फंडिंग सब्सिडी टू एनकरेज मर्चेंट इन स्मॉल टाउन्स। ठीक है। ग्लोबल ट्रांसफर इंडिया यूएई LCSS UPI IPP लिंकेजेस आरबीआई यूएई सेंट्रल बैंक साइन लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। और ये करंट अफेयर है। ठीक है। बेसिकली बात क्या है, देखो अगस्त का करंट अफेयर है ये। ठीक है। बेसिकली बात क्या है, आरबीआई और यूएई ने मिलके एक लोकल करेंसी में साइन बोला है कि हम सेटलमेंट सिस्टम अपना अलाउ करेंगे, अब आप हमारा रुपये एक्सेप्ट करो, ऐसा हमने साइन किया है। विल अलाउ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर इन्वेस्टर टूरिस्ट टू पे इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है। अब आपको लग रहा है ये सब क्या है, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। याद रखना जो स्विफ्ट है ना वो एक मैसेजिंग सिस्टम है। ठीक है। जो ग्लोबल लेवल पर काम करता है कि पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी करने की नीड नहीं है, फालतू अब इस पर मत पड़ना। ठीक है। एक बार समझते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स देर विल बी नॉट बी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट डिस्पाइट हाई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने 10 रुपये की मशीन लगाई, ठीक है, और आपको 20 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो इसका कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, मतलब कम लगाने पर ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर 20 रुपये लगाने पे 5 रुपये का फायदा हो रहा है, मतलब अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है और हमसे प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब नुकसान भी, यही है इसका मतलब। ठीक है। आरबीआई ने एक बॉडी बनाई BPSS। अब आप फुल फॉर्म इसकी लिखोगे, लिखो फुल फॉर्म, पॉज करो वीडियो और लिखो। स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। ठीक है। 1998 में नरसिम्हम कमेटी ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट 1998 में इसके रिगार्डिंग नरसिम्हम कमेटी बिठाई। ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैव टू रजिस्टर विद आरबीआई BPSS वेदर बैंक नॉन बैंक PPI वॉलेट एक्सेट्रा, सबको इसके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो 1998 में नरसिम्हम सेकंड कमेटी आती है। 1998 के बाद 1998 में सेकंड कमेटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स। 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है। बस। अब बहुत लोग कह रहे हैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ नहीं आया। नथिंग भाई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज द ओनली थिंग आपको रटना ही है। अब यहाँ पे देखो, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक में पढ़ना। एक बात है, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भारत का आरबीआई निकालता है। ठीक है। हॉट वॉलेट इंटरनेट से चलता है, कोल्ड वॉलेट विदाउट इंटरनेट चलता है। देखो, वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड आई निकाला था ऑस्ट्रेलियन डिनोमिनेशन में, मतलब ऑस्ट्रेलियन करेंसी में। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, ऐसे समझ लो। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड निकाला था, बॉन्ड आई। ठीक है। याद रखना। बिल ऑफ राइट्स क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला था। बिल ऑफ राइट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, क्या है क्यों है कुछ जानने की नीड नहीं, आपको समझ आ गया, दैट इज इनफ। याद रखना। MICA रेगुलेटेड बाय EU 2023। जो MICA है ना, MICA, ये क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला लॉ है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करेगी, और ये किसने निकाला, यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है। इंडिया से रिलेटेड नहीं है ये। अब याद रखना, ये भूल मत जाना। ठीक है। बिल्कुल नहीं। और CARF फ्रेमवर्क बाय OECD, और जैसा ये है ना वैसे CARF है, इसको OECD ने निकाला था 2022 में, इसको भी मत भूलना, ये भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। नाउ व्हाट आर स्टेबल कॉइन्स। अब देखो क्रिप्टो करेंसी में ना, अब देखो कि कभी तो बिटकॉइन अप जाता है, कभी डाउन जाता है, तो कितना ज़्यादा लोगों को लॉस होता रहता है, कभी फायदा होता रहता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, ये ना पीछे बैक में ना कोई अच्छी करेंसी के साथ ही टच में रहते हैं, क्योंकि गिरती नहीं है ज़्यादा। जैसे टाइप ऑफ ये है तो क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बाय असेट्स लाइक गोल्ड, डॉलर, फियाट करेंसी, इन सब के साथ ही अटैच होते हैं, तो इनकी वैल्यू ज़्यादा गिरती नहीं है, तो ये सेफ होता है। ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्टडी इन डिटेल, इसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्रिप्टो CBDC। ठीक है। अभी के लिए CBDC यहाँ पे छोड़ो, लास्ट PYQ भी था ये, है ना। तो अभी CBDC को क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के इसी वीडियो में आगे पूरा CBDC कवर कर देंगे। ठीक है ना। E-Rupee वर्सेज E-Rupee, अब E-Rupee वर्सेज E-Rupee इसी के ऊपर बेसिक बात है, जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसको कवर कर देंगे। ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन, आप देखो नॉन फंजिबल टोकन 2022 का PYQ है। इनेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, तो कोई फिजिकल एसेट है उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। नॉन फंजिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है। जो फंजिबल ना हो, जो अगर तोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक असेट्स होते हैं ये, मतलब क्रिप्टोग्राफिक असेट्स हैं डिजिटल फाइल, फोटो, JPG, एनिमेटेड इमेज, GIF, इन सबको कहते हैं मल्टीपल। जैसे म्यूजिक फाइल होते हैं, सॉरी म्यूजिक फाइल, MP3 एक्सेट्रा, ये सब भी इसमें आते हैं। ये सबको स्टोर किस में किया जाता है, ब्लॉकचेन में। तो कैन नॉट बी ट्रेडेड एक्सचेंज, और इनको ट्रेड एक्सचेंज नहीं किया जाता, कहीं किया जा सकता। अब देखो,
अगर 2000 के नोट को मैं बोलूँ फंजिबल है या नहीं, आप बताओ, है या नहीं? नहीं है। अगर देखो, नहीं, 2000 का नोट अगर हम 500 के डिनोमिनेशन में देखें तो वो फंजिबल है, ठीक है। बट क्या डायमंड फंजिबल है? ध्यान से सोचो, अगर कोई डायमंड है, ये डायमंड है और मैंने इसे तोड़ दिया, इसकी कोई कीमत है? नहीं, डायमंड की फिर कोई कीमत नहीं है। डायमंड इज नॉट फंजिबल, अंडरस्टैंड? तो डायमंड फंजिबल नहीं है, तो ऐसे आपको समझना है नॉन फंजिबल टोकन। और वैसे भी देखो, ये ना इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज है, यहाँ आपके माइंड में अगर हल्का सा भी याद आ रहा है ना, तो आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ माइक्रो इकोनॉमिक, हमारा पिलर 1 का 1A खत्म हुआ है अभी, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन है, वो पढ़ते हैं। एंजल्स लॉ, इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टेट दैट एज द हाउस होल्ड इनकम इंक्रीजेज, कहता है एंजल्स लॉ, जैसे आप हो, अगर आपके हाउस होल्ड घर की इनकम बढ़ेगी, जैसे पहले 10,000 थी कमाई आपकी सैलरी, अब 50,000 हो गई, तो अब पैसे पे ज़्यादा फूड के ऊपर खर्च ना करके पैसे आप लग्जरी पे करोगे, कपड़े खरीदोगे, कार खरीदोगे, यही कहते हैं एंजल्स लॉ। What is misery index? Measure the degree of economic distress felt by everyday people due to risk of joblessness combined with increasing cost of living. X के पास ना तो जॉब है और इनको घर खर्च भी देखना है, तो मिजरी इंडेक्स कहते हैं जो इनको डेली का जो टेंशन सहना पड़ता है ना, उसे कहते हैं मिजरी इंडेक्स। कुजनेट्स कर्व shows the relationship between economic growth and inequality. It is inverted U-shaped, meaning that बात इतनी सी है कुजनेट्स कर्व में, जब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो कुछ लोग, देखो ध्यान से, जब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो कुछ लोग तो ऊपर, इनइक्वालिटी बढ़ती है। क्यों? देखो कैसे हो, एक्स वाई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इनके पास पैसा आया, ये तो बड़े हो गए, बट इनके पास नहीं आया। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गई, क्योंकि ग्रोथ के लिए हम डेवलपमेंट नहीं देखते कि दोनों हो रहे हैं, नहीं, किसी एक की भी हो रही है तो मतलब ग्रोथ हो रही है। एक्स बढ़ गया, वाई नहीं, तो क्या होता है, यू जाता है ग्राफ नीचे। फिर लेकिन धीरे 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 वो पैसा गरीब के पास भी थोड़ा बहुत आता है, तो वो यू करके बनता है, इसे कहते हैं कुछ दैट्स करके धीरे धीरे इक्वालिटी आती है। What are given goods? ठीक है, given goods देखो, given goods are essential low income non luxury goods that do not have many substitutes. Big essential their demand increases even if the prices increases due to the limited supply. Given goods वो होते हैं जो लो इनकम होते हैं, नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं, दैट डो नॉट हैव एनी सब्सटीट्यूट, इनका कोई सब्सटीट्यूट होता है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, ठीक है, आपको लेनी ही पड़ेगी चाहे वो महंगी क्यों ना हो जाए। वही वेबलेन गुड्स आर एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड लाइक गिवन गुड्स, और वेबलेन गुड्स इनकी एक्सेप्शन है। द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट वेबलेन गुड्स आर लग्जरी गुड्स, दिस मीन्स दैट दीज गुड्स आर नॉन एसेंशियल आइटम्स बट देयर डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस। तो समझ लो रोल्स रॉयस है, ठीक है। अब ये जो कार है, चाहे ये 12 करोड़ से 50 करोड़ की हो जाए, लेकिन तब भी लोग उसे खरीदेंगे, ठीक है। एसेंशियल नहीं है, लेकिन तब भी लग्जरी में रखने के लिए खरीदेंगे। वट आर इन्फीरियर गुड्स whose demand drops as income increases, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी इज ऑल्सो रेफर्ड एज मंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो साथ में नहीं हो सकती, उसको कहते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता, मतलब बिना किसी से पूछे आप दुबई में पैसा भेज रहे हो, अमेरिका में पैसा भेज रहे हो। फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट आप नहीं कर सकते कि अब मेरी करेंसी पे फिक्स्ड रहेगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट ना आप पिलर 4 में समझोगे, आपको ऐसे समझ आता होगा। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रख सकते, आपकी आज़ादी से जो मर्जी करने दो, ऐसे वो गरीब तो गरीब ही रह जाएगा। नाउ हियर आर सम अदर ग्राफ्स जो कि यूपीएससी पूछता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉरेंस कर्व, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन अ पॉपुलेशन। गिनी कोफिशिएंट इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को स्टैटिस्टिक्स में मेजर करता है एक पॉपुलेशन में। अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है तो ये फुल इनइक्वालिटी दिखाते हैं कि बहुत इनइक्वालिटी, और 0 है तो कहता है फुल इक्वालिटी है। Thus, higher Gini coefficient indicates greater inequality. अब देखते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या होता है। रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम कहता है, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है ना, यूपीएससी पीवाईक्यू है, सीडीएस में पूछा गया है, तो 100% यूपीएससी यहाँ से तो क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। कंज्यूमर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, बोरोइंग टुडे मीन्स हायर टैक्सेस इन फ्यूचर, कंज्यूमर विल कंसर्न अबाउट फ्यूचर जनरेशन। तो कहते हैं कंज्यूमर जो होता है वो आगे की सोच के चलते हैं। जैसे हमारे इंडिया में ना हमारे माँ बाप हमारे बारे में सोच के चलते हैं कि अगर आज हमने लोन लिया तो कल को हमारे बच्चों को उसको चुकाना पड़ेगा, या हमें कल उसमें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। गुड हॉट्स लॉ, अटेम्प्ट बाय सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द लेवल ऑफ लैंडिंग बाय बैंक्स इंपोजिंग सर्टेन कंट्रोल्स। तो गुड हॉट्स लॉ कहते हैं कि बैंक कुछ स्टेप्स उठाते हैं जिससे कि लोन की प्रक्रिया को थोड़ा रेगुलेट किया जा सके। सब कुछ लोन में मत दो, या लोन को ज़्यादा रोको मत, जिसको चाहिए दो भी, कुछ इस तरीके का। ओकुन्स लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट इन इकोनॉमी। तो अगर आपकी ग्रोथ होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, ठीक है। ग्रैंडफादर्स क्लॉज,
is an exemption allows persons or entities to continue with activities or operations that were approved before implementation of new rules, laws and regulations. Such allowances can be permanent, temporary or instituted with limits. ठीक है. गोल्डन हैंडकफ, कंपनी बोनस रॉयल्टी देकर एम्प्लॉय को रोक के रखे अपने पास. समझ आया? तो गोल्डन हैंडकफ रूल बेसिकली क्या है? आप एक्स हो, ये आपकी फैक्ट्री है, ये वाई है, वर्कर है. आप चाहते हो अभी वाई को, ये कंपनी है जेड, इसने ऑफर दिया मैं आपको 1 लाख रुपीज़ दूंगा, मेरे पास आ जाओ. लेकिन आप इसको बोनस और इसकी सैलरी बढ़ा के अपने पास रोक के रखते हो क्योंकि आपको पता है इससे आप 50 लाख रुपए कमा रहे हो. तो इसे कहते हैं गोल्डन हैंडकफ. फिलिप कर्व क्या है? फिलिप कर्व देखो, दिस इज अ वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट. इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब बेरोजगारी कम होगी. अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी. इसका मतलब ये कैसे? देखो, अगर महंगाई क्यों बढ़ती है? जब लोगों को किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए. समझ लो लोगों को ये एक्स नाम का एक मटेरियल, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और ये वाई नाम की कंपनी इसको प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको वाई नाम की कंपनी प्रोड्यूस करती है, लेकिन लोगों के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. अब वाई क्या करेगा? एक नई फैक्ट्री सेटअप करेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए. अब यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ लगाएगा. तो देखो, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, महंगा हो रहा था ये सामान. अब जो पहले 10 रुपये में बेचता था क्योंकि डिमांड है, तब वो 20 में बेचेगा, इन्फ्लेशन हो गई. अब यहाँ पे 100+ वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पिलर 1A. अब हम स्टार्ट करेंगे पिलर 1A2. तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने अभी पिलर 1A ख़त्म किया, सिर्फ 1A. अभी 1A2, 1B1, 1B2, 1C और 1D ये पिलर्स रहते हैं पिलर 1 में. सो ये लेक्चर सिर्फ इसलिए था कि आप लोग समझ जाओ कि हम लोग कैसे अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे. यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं होगा, आपको रियलिस्टिक में चीज़ें बता रहा हूँ. अगर आप इतना कर लोगे, आई एश्योर यू कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं आप 18 क्वेश्चन करेक्ट कर कर आओगे. भाई क्या चाहिए? अगर आंसर सही करना है तो रिवीजन चाहिए ना, और PYQs होने चाहिए. यही 2 चीज़ें होनी चाहिए और ये दोनों ही चीज़ें इस इंडेक्स में इंक्लूडेड है. तो अगर आपने अभी अपना पूरे फोकस के साथ पढ़ा है तो आपको मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको चीज़ें याद हो गई होगी यहीं पे. ठीक है, अगर आपने आंसर कमेंट्स किए तब भी आपको पता चल गया होगा कि अब आपने जब आंसर कमेंट किए उस वक्त जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़, तो हमारा माइंड इसको और अच्छे से याद कर लेता है, हम उसको भूलते नहीं है जल्दी से. अब हम नेक्स्ट पिलर अपना पढ़ेंगे, पिलर 1A2, और फिर पिलर 1B1, B2, C1 और D ख़त्म उसके बाद. तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये पाँचों के पाँचों पिलर 1 के पार्ट्स हम ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट वाली वीडियो हो सकता है 1 hour 30 minutes की हो, तो कोई बात नहीं, आप लोग उस पर ध्यान से पढ़ना. ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए थी कि ऐसे ही हम प्रिपरेशन करेंगे कि आपका इकोनॉमिक्स का एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे. और जैसे कि मैंने कहा, इसमें Win24, आपका PT 365 सब कुछ इंक्लूडेड है, और मैंने आपको दिखाया भी कि 23 का डाटा वहाँ पे अवेलेबल था. तो अगर आप लोग को इकोनॉमिक्स का ऐसे ही पढ़ना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ये चैनल. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.